हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले एज यू लाइक इट को लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक रोमांटिक कॉमेडी है। ये एक टाइमलेस लव स्टोरी है जिसे हर उम्र के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब फ्रांस छोटे छोटे प्रोविंसेस यानी प्रांतों में डिवाइड था, जिसे कि ड्यूकडम कहा जाता है। उन्हीं में से एक प्रोविंस में एक यूसर्पर था जिसने अपने ही बड़े भाई का राज्य छीन लिया था। लॉफुल ड्यूक उसका राज्य छीन लिया था और उसको बैनिश कर दिया था, निर्वासित कर दिया था। वो ड्यूक जिसे कि उसके छोटे भाई ने राज्य से निकाल दिया था, उसी के किंगडम से बेदखल कर दिया था, वो अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ, जो उसके वफादार फॉलोअर्स थे, उनके साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चला जाता है। ये लोग जंगल में जाकर लेजी लाइफ, जो आराम वाला जीवन है, उसकी आदत डाल लेते हैं और यहाँ पर कोर्ट के लाइफ से ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। मीन्स दरबारी जीवन से ज़्यादा उनको ये लाइफ कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई काम नहीं करना था, बस आराम करना था। और वे इंग्लैंड के रॉबिन हुड के जैसा जीवन जीने लगते हैं। इसी फॉरेस्ट में बहुत सारे नोबल मैन भी अक्सर आया करते थे और अपने खाली समय को गोल्डन एज की तरह बिताते थे। गर्मी के समय में ये लोग पेड़ की छाया के नीचे लेटकर आराम करते थे और क्या देखते थे, प्लेफुल स्पोर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट डियर, जंगली हिरणों को खेलते कूदते देखते थे। लेकिन अक्सर इन्हें दुख भी होता था, क्योंकि इन्हीं हिरणों को वो अपने भोजन के लिए मार दिया करते थे। ठंड के समय जब ठंडी ठंडी हवा चलती थी तो ड्यूक को ठंड लगती थी और उसे कष्ट होता था, लेकिन फिर भी वो कहता था, क्या कहता था, दीज चिलिंग विंड्स, ये जो ठंडी ठंडी हवा है जो मेरे शरीर को स्पर्श करती है, वो मेरी ट्रू काउंसिलर्स यानी सच्ची सलाहकार है। ये चापलूसी नहीं करती, बल्कि मुझे सच सच मेरी अपनी कंडीशन का एहसास दिलाती है। भले ही ये तेज वार करती है, लेकिन इसके दांत उतने भी ज़्यादा शार्प नहीं हैं जितने कि दयाहीन और एहसान फरामोशी से भरे हुए लोगों के होते हैं। मीन्स ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा ये हवाएं जो है वो उतनी घातक नहीं है जितना कि इंसान, जो कि हमारा दोस्त बना रहता है लेकिन पीठ पीछे वार करता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो कहता कि मैन माइट से अगेंस्ट एडवर्सिटीज, मनुष्य हमेशा परेशानी के अगेंस्ट बोलता है, लेकिन जहरीले टोड का भी कुछ न कुछ यूज होता है। जैसे कि जहरीले मेढक के जहर से दवाइयां बनती हैं, उसी तरह से एडवर्सिटी मीन्स मुसीबतें भी हमें हालात से लड़ना सिखाती है। इस तरह से ड्यूक नेचर से सबक सीखता। उसे लगता कि पेड़ बोल सकते हैं, बहते हुए झरने किताबें हैं, पत्थर उपदेश देते हैं और हर चीज जंगल में उसे अच्छी लगती थी। निर्वासित ड्यूक की एक बेटी थी जिसका नाम था रोजालिंड, और उसके पिता के तरह ही उसे भी ड्यूकडम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन वो महल में रहने के लिए उसे अलाउ किया गया था, क्योंकि वो सीलिया की कंपेनियन थी। क्यों सीलिया कौन है? प्रेजेंट ड्यूक की बेटी। प्रेजेंट ड्यूक जो छोटा वाला ड्यूक है, जो कि अपने बड़े भाई को निर्वासित कर दिया है, उसकी एक बेटी है सीलिया और सीनियर ड्यूक की एक बेटी है रोजालिंड। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, इसलिए रोजालिंड को जंगल में निर्वासित नहीं करता है, बल्कि उसे सीलिया के साथ महल में रहना अलाउ कर देता है। The discord between the Duke and his brother did not affect the friendship between the two cousin sisters. और दोनों बहनों के बीच जो दोस्ती थी, उसका दोनों भाइयों के बीच जो तनाव था, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनफैक्ट वास्तव में सीलिया हमेशा ध्यान रखती थी रोजालिंड का कि उसे किसी चीज की तकलीफ ना हो, क्योंकि वो हमेशा अपने फादर को याद करके दुखी रहती थी। एक दिन जब सीलिया और रोजालिंड अपने यूजुअल तरीके से बातचीत कर रहे थे, तभी एक मैसेंजर आता है और खबर देता है कि एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का खेल होने वाला है और अगर वे देखना चाहे तो वो जा सकती है। सीलिया राजी हो जाती है, ये सोचकर
कि रोजालिंड यहाँ बैठे बैठे दुखी रहेगी और वो मेरे साथ जाएगी तो उसका थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। उस समय रेसलिंग मैच नोबल लेडीज और प्रिंसेस का, राजकुमारियों का एक फेवरेट स्पोर्ट हुआ करता था। और लेकिन यहाँ पर वो क्या देखती हैं कि एक ट्रेजेडी होने वाली थी, एक बहुत दुखद घटना होने वाली थी, जहाँ पे एक प्रैक्टिस रेसलर जो था वो एक इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीन यंग मैन से लड़ने जा रहा था। एक तरफ तो एक प्रैक्टिस रेसलर था और दूसरे तरफ एकदम जिसे कि बिल्कुल भी रेसलिंग का ज्ञान नहीं है, उस तरह का एकदम यंग नौजवान था। दोनों के बीच रेसलिंग होने जा रही थी। ये बड़ा ही अनइवन मैच था। जब ड्यूक देखता है कि दोनों लेडीज रोजालिंड और सीलिया ये मैच देखने आई है, जो कि बिल्कुल अनइवन मैच है, जिसमें एक तरफ तो एक प्रोफेशनल रेसलर है और दूसरे तरफ एकदम एक दुबला पतला सा नौजवान है, ड्यूक दोनों लेडीज को कहता है कि वो उस यंग मैन को फाइटिंग करने से रोके। पहले तो सीलिया जाती है, उस यूथ को समझाती है कि ये अनइक्वल चैलेंज है, इसे एक्सेप्ट मत करो। और उसके बाद रोजालिंड अपने काइंड वर्ड से उसके मन को चेंज करने की कोशिश करती है कि वो फाइट ना करे। लेकिन उन दोनों लेडीज की बातें सुनकर यूथ जो था, वो जो नौजवान था, वो और ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है कि वो अपने साहस को साबित करेगा, इन लेडीज के सामने वो अपने आप को प्रूव करेगा। और वो उनकी बातों को सुनने से मना कर देता है, लेकिन वो उनसे कुछ कहता है। किस तरह से कहता है? बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से कहता है और उसकी बातें सुनकर दोनों लेडीज उसके प्रति और ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। वो कहता है उनसे, आई एम सॉरी टू डिनाई सच फेयर एंड ब्यूटीफुल लेडीज। मैं दुख प्रकट करता हूँ, मुझे खेद है कि मैं आपके जैसी सुंदर लेडीज की बातों को सुनने से मना कर रहा हूँ। और वो ये भी बात कहता है कि आप मुझे रोकने से अच्छा मेरे लिए विश कीजिए कि मैं जीत जाऊं, और अगर मैं हार गया तो मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं होगी, और अगर मैं मारा गया तो मेरे लिए कोई भी लैमेंट यानी अफसोस करने वाला नहीं है इस दुनिया में। और ये वो ही एकमात्र पर्सन है जो कि इस जगह, इस धरती पर एक स्पेस को घेरा हुआ है, और अगर वो मर जाएगा तो उसके जगह दूसरा व्यक्ति आएगा जो कि उसके लिए ज्यादा, उस जगह के लिए ज्यादा बेटर होगा। रेसलिंग मैच शुरू होता है। सीलिया उस यूथ के लिए विश करती है कि उसे मुकाबले में ज्यादा चोट ना आए, लेकिन रोजालिंड उसके प्रति ज्यादा कंसर्न होती है, ज्यादा चिंता प्रकट करती है। वो अपने आकर्षण को उसके प्रति प्रकट करती है क्योंकि उसे उसकी फ्रेंडलेस कंडीशन पर दया आती है, और वो अपनी खुद की कंडीशन को उससे कंपेयर करती है। उसे लगता है कि जैसे उसका दुनिया में कोई नहीं है, उसी तरह से उस यंग मैन का भी दुनिया में कोई नहीं है। वो जो यूथ था, उसे दोनों लेडीज से जो इंस्पिरेशन मिली थी, जो प्रेरणा मिली थी, वो अद्भुत ढंग से काम करती है, और वो अपने ओपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी को इस तरह से हरा देता है कि थोड़ी देर के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता। ड्यूक जब देखता है कि वो नौजवान इतना स्किलफुल है, करेजियस है, तो वो बहुत खुश होता है और वो जानना चाहता है उसके बारे में और अधिक। वो उससे पूछता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। वो नौजवान अपना नाम ऑरलैंडो बताता है और बताता है कि वो सर रॉलैंड डी बॉयस का छोटा बेटा है। सर रॉलैंड डी बॉयस तो अब मर चुके हैं, लेकिन जब वो जीवित थे तो वो बेनिश ड्यूक के, निर्वासित ड्यूक के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये बात सुनकर कि ऑरलैंडो उसका बेटा है, ड्यूक को खुशी नहीं होती है और वो विश करता है कि वो किसी और का बेटा होता तो उसे ज्यादा खुशी होती। रोजालिंड ये सुनकर बहुत खुश होती है कि ऑरलैंडो उसके फादर के फेवरेट फ्रेंड का बेटा है, और वो सीलिया से कन्फेस करती है कि मेरे फादर सर रोलैंड डी बॉय से बहुत प्रेम करते थे, और अगर मैं ये बात पहले जान जाती कि ऑरलैंडो उनका बेटा है तो मैं अपनी विनती के साथ अपने आंसुओं को भी ऐड करती। जब वो ये जोखिम उठा रहा था, मीन्स जब वो लड़ने जा रहा था, तो मैं उसे रोकर विनती करती रोकने के लिए। दोनों लेडीज ऑरलैंडो के पास जाती है, देखती है कि वो बहुत ही दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक उससे नाखुश था और उसने कहा था कि तुम किसी और के बेटे होते तो मुझे खुशी होती। तो वे दोनों जाती हैं उसके पास और उससे बहुत ही काइंडली बात करती हैं। रोजालिंड उसे अपने गले से एक सोने की चेन निकालकर गिफ्ट देती है और कहती है कि भाग्य अभी उसके साथ नहीं है, नहीं तो वो उसे इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट देती। जब दोनों कजिन सिस्टर्स अकेली थी,
और वे लोग उस यंग रेसलर के बारे में बात कर रही थी। किसके बारे में? ऑरलैंडो के बारे में। सीलिया को लगता है कि रोजालिंड ऑरलैंडो से प्यार करने लगी है और वो कहती है कि क्या ये संभव है कि तुम्हें अचानक किसी से प्यार हो गया? रोजालिंड रिप्लाई करती है कि ड्यूक मेरे फादर उसके फादर से बहुत प्यार करते थे, इसलिए। तब सीलिया रिमार्क करती है कि मेरे फादर तो उससे नाखुश हैं, ऑरलैंडो से नाखुश हैं, तब तो मुझे भी ऐसा फील करना चाहिए, लेकिन मैं तो ऐसा फील नहीं कर रही हूँ। ड्यूक फ्रेडरिक सर रोलैंड डी बॉयस के बेटे की साइड को सोचकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसे वो दृश्य याद दिलाता है कि बेनिस ड्यूक के बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी हैं। अक्सर वो रोजालिंड से भी नाखुश रहा करता था, क्योंकि उसके गुणों के कारण लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसके फादर के लिए उसके प्रति दया भी रखते थे। अचानक से ये सब बातें सोचते सोचते ड्यूक फ्रेडरिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन लेडीज के रूम में एंटर करता है जहां पर वो अभी भी डिस्कस कर रही थी। किसके बारे में? ऑरलैंडो के बारे में डिस्कस कर रही थी। ये सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत रोजालिंड को ऑर्डर देता है कि वो महल छोड़कर अपने फादर के पास जंगल में चली जाए। सीलिया रिक्वेस्ट करती है अपने सिस्टर के पक्ष में ड्यूक से और बार बार उसे विनती करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन ड्यूक उसकी बातों को सुनने से मना कर देता है, उसकी रिक्वेस्ट को सुनने से इनकार कर देता है। वह उससे कहता है कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसकी सहजता, उसकी चुप्पी लोगों को उसके प्रति आकर्षित करती है। लोग उसके प्रति दया रखते हैं। तुम तो मूर्ख हो जो उसके लिए विनती कर रही हो। उसके चले जाने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा ब्राइट और वर्चुअस लगोगी, तुम ही ज्यादा गुड़ी लगोगी, इसलिए उसके बारे में बात मत करो। और मैंने जो निर्णय लिया है वो अब बदल नहीं सकता, वो निर्णय इर्रिवोकेबल है। जब सीलिया देखती है कि वो अपने फादर के निर्णय को नहीं चेंज कर पा रही है कि वो रोजालिंड को महल में रहने दे, तो वो डिसाइड करती है कि वो भी रोजालिंड के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाएगी और बेनिस ड्यूक की तलाश करेगी। जाने से पहले वे डिसाइड करते हैं कि वे कपड़े बदल कर जाएंगी, क्योंकि दो यंग लेडीज अगर रिच अटायर में आलीशान कपड़ों में ट्रेवल कर रही हैं तो ये अनसेफ हो सकता है। रोजालिंड सजेस्ट करती है कि उन दोनों में से एक अगर मेल ड्रेसअप में, एक पुरुष वेश में आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि वो सीलिया से टॉल है, लंबी है, तो वो डिसाइड करती है कि वो कंट्री लैड यानी एक ग्रामीण देहाती लड़के के तरह ड्रेसअप करेगी और सीलिया एक देहाती लड़की के जैसा गेटअप लेगी। और इस तरह से वो अपने आप को भाई और बहन कहकर इंट्रोड्यूस करेंगे। रोजालिंड अपने आप को गैनीमीड कहेगी और सीलिया एलिएना कहलाएगी। यहाँ पर ये दोनों अपने अपने नाम चेंज करते हैं, रोजालिंड गैनीमीड और सीलिया एलिएना के रूप में। वेश बदलकर, कुछ पैसे और गहने लेकर वे दोनों यात्रा के लिए निकल पड़ती हैं। कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ, जो कि ड्यूक फ्रेडरिक के किंगडम से बहुत दूर था। लेडी रोजालिंड जो कि गैनीमीड है और अपना ड्रेसअप, उसने एक मेल के तरह ड्रेसअप पहना हुआ है, वो अपनी बहन के प्रति एक पुरुष के जैसा एटीट्यूड दिखाती है। उस बहन के प्रति जो कि महलों का ऐशो आराम छोड़कर अपनी बहन के सच्चे प्यार के लिए सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली आई है। वे लोग बहुत दूर तक चलते चलते आगे बढ़ते हैं। रोजालिंड अपने आप को एक चीयरफुल स्पिरिट के तरह दिखाती है, जैसे कि वो सचमुच की गैनीमीड है, एक पुरुष है, उस तरह से बहुत ही ज्यादा चीयरफुल दिखाई पड़ती है। द रस्टिक एंड स्टाउट हार्टेड ब्रदर ऑफ जेंटल विलेज मेंटन एलिएना। रस्टिक मीन्स ग्रामीण और स्टाउट हार्टेड बहुत ही मजबूत कलेजे वाला भाई, जेंटल विलेज मेडन एलिएना का इस तरह से एटीट्यूड, एक भाई के जैसा एटीट्यूड दिखाती है। जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन पहुंचती हैं तब उन्हें ना तो कहीं उन्हें इन यानी सराय मिलती है ठहरने के लिए और ना ही कहीं से भोजन का बंदोबस्त हो पाता है, ना ही कोई अच्छी व्यवस्था हो पाती है। गैनीमीड जो कि अपनी बहन को अब तक चीयर अप कर रही थी, उसका उत्साह बढ़ा रही थी, लेकिन अब भूख और थकान के कारण उसे लग रहा था कि वो भी अब रो देगी। जब एलिएना डिक्लेयर करती है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, तो रोजालिंड ट्राई करती है कि उसे कहीं रेस्ट करने के लिए जगह मिल जाए और भोजन का प्रबंध हो सके, लेकिन तभी उन्हें लगता है कि वो रास्ता भटक चुकी है। तभी उन्हें एक
कंट्रीमैन, एक ग्रामीण आदमी आता हुआ दिखाई देता है और वो उससे पूछती है कि उन्हें मनी और गोल्ड के बदले कहीं रहने का प्लेस या कुछ खाने का बंदोबस्त कहाँ हो पाएगा। वो उन्हें बताता है कि वो एक शेफर्ड यानी चरवाहे का नौकर है और वो चरवाहा जो है वो अपने हाउस को बेचने जा रहा है। अगर वो चाहे तो वहां चल सकते हैं, लेकिन वहां पर उनके सुविधा का ज्यादा इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो उनका स्वागत है। वो दोनों उस आदमी के साथ जाती है, उसके घर को खरीद लेती है और उसके शिप्स को भी खरीद लेती है और फिर उस आदमी को भी अपने साथ रख लेते हैं। इस तरह से वे लोग डिसाइड करती है कि वो उस जगह पर तब तक रहेंगे तब जब तक उन्हें वो जगह नहीं मिल जाती जहां पर बेनिश ड्यूक अपने फॉलोअर्स के साथ रह रहे हैं। इस तरह से दोनों बहनें अपने नए कॉटेज लाइफ में कंफर्टेबली बड़े आराम से रहने लगती हैं और सबके सामने अपने आप को शेफर्ड और शेफर्डेस, चरवाहा और चरवाहिन के रूप में प्रकट करती है। अक्सर गैनेमीड यानी रोजालिंड उस यूथ को, किसे, ऑरलैंडो को याद करती थी और उसे लगता था कि अब वो उससे कितनी दूर आ गई है। लेकिन बहुत जल्द ही उसे पता चलता है कि ऑरलैंडो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही है। किस परिस्थितियों में ये आगे बताई गई है कहानी कि किस तरह से ऑरलैंडो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आया। ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयस का छोटा बेटा था। जब सर रोलैंड डी बॉयस मर रहे थे तो उन्होंने मरते समय ऑरलैंडो की कस्टडी अपने बड़े बेटे को दी और उससे कहा कि उसकी प्रॉपर केयर करना, अच्छे से देखभाल करना। ओलिवर जो कि बड़ा भाई था, वो अपने पिता को दिए गए वादे को पूरा नहीं करता है और ना ही ऑरलैंडो को स्कूल में भेजता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए और ना ही उसकी केयर करता है। ऑरलैंडो, जबकि उसका भाई उसकी कोई केयर नहीं किया था, उसके बावजूद वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। इस कारण ओलिवर उससे और ज्यादा नफरत करने लगता है। ये ओलिवर ही था जिसने कि फाइट का अरेंज किया था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से छुटकारा पाना चाहता था। वो सोचा था कि रेसलिंग मैच में ऑरलैंडो मर जाएगा और इस तरह से उसे अपने भाई से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाग्य ऑरलैंडो के साथ था और ऑरलैंडो रेसलिंग मैच को जीत गया। फिर भी ऑरलैंडो खुश नहीं था, उसे दुख था। क्यों? क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता था और वो एकदम फ्रेंडलेस था। उसे लगता था कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, तो वो जिंदा ना ही रहे तो अच्छा है, उसका मर जाना ही अच्छा है। जब ओलिवर को ऑरलैंडो की जीत का पता चलता है तो उसकी जेलसी और ज्यादा बढ़ जाती है और वो कसम खाता है कि जब उसका भाई सो जाएगा तो उसके कमरे में आग लगाकर वो उसे जिंदा जला देगा। ये प्लान सर रोलैंड डी बॉयस का एक बहुत ही पुराना नौकर सुन लेता है और वो तुरंत निकल जाता है ऑरलैंडो को आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए। इम्पेंडिंग डेंजर यानी आने वाला खतरा। वह ऑरलैंडो से बहुत ही ज्यादा लगाव रखता था। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा काफी हद तक उसके फादर से मिलता था। जैसे ही वो ऑरलैंडो को देखता है वो भावुक हो उठता है और कहता है, ओ मेरे जेंटल मास्टर, मेरे स्वीट मास्टर, आप सर रोलैंड डी बॉयस की मेमोरी हो। आप इतने वर्चुअस क्यों हो? आप इतने गुणी क्यों हो? इतने जेंटल क्यों हो? इतने स्ट्रांग और साहसी क्यों हो? और आपने उस फेमस रेसलर को क्यों हरा दिया? क्यों आपको उसे हराने की सूझी? आपकी प्रशंसा आपसे पहले घर आ गई। ऑरलैंडो समझ नहीं पाता है कि क्या बात है, वो क्यों इस तरह से कह रहा है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि रीजन बताओ कि तुम इतनी चिंता क्यों प्रकट कर रहे हो। तब वो उसे बताता है कि उसका भाई उसे उसी के कमरे में जलाकर मार देना चाहता है। एडम, जो कि सर्वेंट का नाम है, वो ऑरलैंडो को एडवाइस देता है कि वो तुरंत इस जगह से भाग चले और वो अच्छी तरह से जानता है कि ऑरलैंडो के पास पैसे नहीं है, इसलिए जो कुछ भी उसने फ्यूचर यूज के लिए सेव किया था वो उसे ले आता है और उसे देते हुए कहता है, ऑरलैंडो को वो देते हुए कहता है कि ये 500 क्राउन्स का गोल्ड है जो कि मैंने सेव किया है, इसे तुम रख लो और मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर
तुम्हारी सेवा करूंगा। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा और तुम्हारे लिए काम करूंगा। ऑरलैंडो ये सुनकर बहुत ही खुश होता है कि एडम के जैसा वफादार नौकर उसके साथ है, और वो उसे गुड ओल्ड मैन कहकर संबोधित करता है। और वे दोनों यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। ऑरलैंडो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उन पैसों के खर्च होने से पहले कोई ना कोई काम जरूर तलाश कर लेगा। दोनों मालिक और नौकर यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, और यात्रा करते करते वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच जाते हैं। और वे लोग भी उसी तरह से टायर्ड एंड हंग्री थे जैसा कि वो दोनों बहनें रोजालिंड और सीलिया जब जंगल में आई थी, तो वो भी टायर्ड और हंग्री थे। वे लोग भी तलाश करते हैं कि कहीं उन्हें रहने की जगह और भोजन मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और जब एडम कहता है कि वो अब बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, ऑरलैंडो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और पेड़ के नीचे ले जाकर लेटा देता है, और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कहता है, गुड ओल्ड मैन, आप अपने थके हुए शरीर को यहाँ पर आराम दीजिए और मरने की बात मत कीजिए। भोजन की तलाश में ऑरलैंडो अचानक से ड्यूक और उसके फ्रेंड्स की कंपनी में चला जाता है। जब ऑरलैंडो वहां पहुंचता है तो वो डिनर का समय था। ड्यूक डिनर करने के लिए बैठे थे। ऑरलैंडो भोजन देखकर अपनी तलवार निकाल लेता है और भोजन को झपटने की कोशिश करता है। वो कहता है कि कोई भी एक भी मॉर्सल यानी कौर को टच नहीं करेगा। ड्यूक बहुत ही काइंड थे और वो पूछते हैं कि तुम ऐसा र्यूड बिहेवियर क्यों कर रहे हो। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये भूख के कारण ऐसा कर रहा है, या फिर वो सिविल मैन के, अच्छे लोगों के, भद्र आदमियों के तौर तरीकों को भूल गया है। ऑरलैंडो उत्तर देता है कि वो भूख के कारण मर रहा है, और इस जंगल में उसे ऐसा ही बिहेवियर अपनाना पड़ेगा, तब उसे भोजन मिलेगा। उसे ऐसा लगा कि जंगल में तो जंगली लोग रहते हैं और उसे इसी तरह का बिहेवियर अपनाना पड़ेगा, तभी उसे भोजन मिलेगा, नहीं तो कोई भी उसे भोजन नहीं देगा। ड्यूक उससे बहुत ही काइंडली बात करते हैं और उसे कहते हैं कि वो उनके साथ बैठकर डिनर करे। ऑरलैंडो तब एडम के बारे में बताता है और कहता है कि भले ही उसे भूख लगी है, लेकिन वो तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक वो एडम को नहीं खिला लेता। ड्यूक उससे कहते हैं कि जाओ, तुम अपने दोस्त को लेकर आओ और अब हम लोग तुम्हारे लिए वेट करेंगे। ऑरलैंडो तुरंत जाता है और ओल्ड मैन यानी एडम को लेकर आता है। दोनों ड्यूक के साथ भोजन करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं। एडम भोजन पाने के बाद अपनी खोई हुई ताकत को रिगेन कर लेता है। डिनर करने के बाद ड्यूक ऑरलैंडो से पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है, तो ऑरलैंडो बताता है, उसे अपनी पहचान बताता है। और जब उन्हें पता चलता है कि ऑरलैंडो उनके फ्रेंड का बेटा है, तो वो ऑरलैंडो को और एडम को अपनी केयर में रख लेते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में इधर उधर घूमते हुए गैनीमेड और एलियना यानी रोजालिंड और सीलिया सरप्राइज हो जाते हैं, क्या देखकर कि रोजालिंड का नाम पेड़ के बार्क्स में लिखा हुआ है और उसके साथ कुछ लव सोनेट्स अटैच की गई हैं, जिसमें रोजालिंड को एड्रेस किया गया है। वे लोग सोचने लगती है कि इस जंगल में कैसे ये पॉसिबल है कि रोजालिंड का नाम पेड़ों पर लिखा गया है। रोजालिंड को तो कोई वहां पर जानता ही नहीं है। तभी वो लोग ऑरलैंडो से मिलती है। वे दोनों ऑरलैंडो को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, तुरंत पहचान लेती हैं, क्योंकि उसने गले में वो चेन पहनी थी जो कि रोजालिंड ने उसे दी थी। लेकिन ऑरलैंडो उन्हें नहीं पहचान पाता, क्योंकि उन्होंने वेश बदल रखा था। उसे कुछ लाइकनेस लगता है, कुछ मिलता जुलता लगता है रोजालिंड की तरह गैनीमेड का चेहरा, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि शायद वो रोजालिंड को मिस कर रहा है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ रोजालिंड उसे चिढ़ाती है कि वो उस आदमी की तलाश कर रही है जो कि जंगल के पेड़ों को बर्बाद कर रहा है अपनी प्रेमिका का नाम लिखकर। और वो कहती है कि वो आदमी अगर उसे मिल जाए, वो लवर उसे मिल जाए, तो वो उसे कुछ एडवाइस देगी जो उसके बहुत काम आएगी। ऑरलैंडो उसे बताता है कि ये काम उसने किया है, और रोजालिंड को कहता है कि वो उसे कुछ एडवाइस दे। रोजालिंड उसे कहती है कि उसे हर दिन उसके कॉटेज पे आना होगा और वो गेम खेलेंगे, जिसमें कि रोजालिंड अपने मेल अटायर में, पुरुष वेश में ही औरतों वाले हर तरह के प्रैंक्स यानी शरारतें करेगी, और वो उसे ऐसा दिखाएगी जैसे कि वो उसकी सचमुच की प्रेमिका है। और ऑरलैंडो भी उसे अपनी सचमुच की प्रेमिका समझकर उसे प्रपोज करेगा। और जब उसे अपनी प्रेमिका की इन प्रेम भरी शरारतों का एहसास होगा,
तो उसे अपने प्रेम पर शर्मिंदगी महसूस होगी और इस तरह से उसके प्रेम का इलाज हो जाएगा। तो ऐसा ही फिक्स हुआ। हर दिन ऑरलैंडो रोजालिंड के कॉटेज पे जाता था गैनेमीड को रोजालिंड समझकर उसे प्रपोज करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रोजालिंड उसके प्यार के इलाज के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बड़ा ही मजा आ रहा था कि ऑरलैंडो उससे कितना सच्चा प्यार करता है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होती है और उसे बड़ा ही मजा आता है ऑरलैंडो को ऐसा करते हुए देखकर। इस तरह से दिन खुशी खुशी गुजरने लगते हैं। एलियना देखती है कि गैनेमीड बहुत ही खुश है और वो उसे याद नहीं दिलाती है कि उसका जंगल में आने का रियल रीजन क्या था। उसके जंगल में आने का रीजन था कि वो अपने फादर को ढूंढे, लेकिन इस बात को वो भूल गई थी। लेकिन उसी समय ऑरलैंडो के थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि उसके फादर कहाँ रह रहे हैं, बेनिश ड्यूक कहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं, उसका एड्रेस पता चल जाता है। एक दिन गैनेमीड अपने फादर से मिलती है, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं बताती है। जब ड्यूक उससे पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आया है, तो वो कहती है कि वो एक अच्छे खानदान से है। कभी भी ड्यूक को भी ये संदेह नहीं हुआ कि ये उनकी खुद की बेटी है और रॉयल लाइनेज से है, राजघराने से है। एक सुबह जब ऑरलैंडो गैनीमीड से मिलने जा रहा था, तभी वो देखता है कि एक आदमी जमीन पर सोया हुआ है और उसके गर्दन के पास एक सांप ट्विस्ट करके बैठा हुआ है। जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचता है, वो सांप वहां से भाग जाता है। ऑरलैंडो उस आदमी के और पास जाता है, तभी वो नोटिस करता है कि एक लॉयनेस, एक शेरनी झाड़ी में छुपी हुई है और वो अपने शिकार का इंतजार कर रही है, क्योंकि लॉयंस कभी भी डेड पर अटैक नहीं करते, मरे हुए लोगों पर अटैक नहीं करते। जब ऑरलैंडो उस आदमी का चेहरा देखता है, तो वो देखता है कि ये तो उसका अपना भाई ओलिवर है, जो कि उसे मारना चाहता था, उससे छुटकारा पाना चाहता था। वो सोचता है कि छोड़ो, जाने दो, इसे मरने देते हूँ। लेकिन ब्रदरली अफेक्शन, भाई का प्यार, उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो अपने भाई को खतरे में छोड़कर जाना उचित नहीं समझता। इसलिए वो लॉयनेस से लड़ता है और अपने भाई की जान बचा लेता है। इस तरह से वो अपने भाई का जीवन जहरीले सांप और डेंजरस लॉयनेस दोनों से बचा लेता है। लेकिन जब वो लॉयनेस से लड़ रहा था अपनी भाई की जान बचाने के लिए, तभी लॉयनेस ने उसकी एक बांह को खरोच दिया था अपने तेज पंजों से। जब ऑरलैंडो उस शेरनी से लड़ रहा था, तभी उसका भाई यानी ओलिवर जग जाता है और वो देखता है कि जिस भाई से वो इतनी नफरत करता था, वही भाई आज उसका जीवन बचाने के लिए शेरनी से लड़ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा रिमोर्स यानी अफसोस करने लगता है, पछतावे से भर जाता है। ऑरलैंडो लॉयनेस को मार देता है। ओलिवर उसे देखकर उससे क्षमा याचना करता है। ऑरलैंडो देखता है कि उसका भाई अपनी करनी पर पछता रहा है, तुरंत उसे माफ कर देता है और उसे गले लगा लेता है। लेकिन जख्म के कारण वो बहुत ही कमजोर हो गया था, इसलिए वो और ओलिवर से कहता है कि वो गैनीमीड को जाकर मैसेज दे दे कि आज वो उसके घर नहीं आ पाएगा। ओलिवर गैनीमीड के कॉटेज पे जाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। साथ ही साथ वो अपने सारे मिसडीड्स को, अपनी सारी गलतियों को भी कन्फेस करता है जो कि उसने किया था, और वो ये भी बताता है कि अब वो प्रायश्चित करना चाहता है। ओलिवर सच्चे मन से अपना दुख प्रकट कर रहा था और उसका दुख प्रकट करने का तरीका इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था, प्रभावशाली था, कि एलियना उससे तुरंत प्रेम करने लगती है। दूसरी तरफ ओलिवर भी देखता है कि वो अपनी गलतियों पर पछता रहा है। ये देखकर एलियना किस तरह से दुखी हो रही है, वो भी उससे प्यार करने लगता है। उसी दौरान जब ओलिवर और एलियना एक दूसरे को अपना दिल दे रहे थे, ऑरलैंडो के जख्मी होने की खबर सुनकर गैनीमीड बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तो वो ओलिवर को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि अगर रोजालिंड इस जगह पर होती तो वो भी ऐसा ही करती, वो भी बेहोश हो जाती ऑरलैंडो के घायल होने की खबर सुनकर। लेकिन ओलिवर को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि गैनीमीड का चेहरा किस तरह से पीला पड़ गया था। इसलिए वो कहता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारा नाटक था तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अपना कलेजा मजबूत करके रखना और एक मैन की तरह, एक आदमी की तरह बिहेव करो। गैनीमीड रिप्लाई करती है कि उसे ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसका दिल एक औरत की तरह है, उसे एक औरत होना चाहिए, ना कि एक मैन होना चाहिए। काफी देर बाद ओलिवर
ऑरलैंडो के पास रिटर्न आता है और उसे बताता है कि गैनेमीड किस तरह से बेहोश हो गई थी, और वो ये भी बताता है कि वो शेपर्डेस एलिएना से प्यार करता है। वो अपनी बात को इस ढंग से बताता है जैसे कि वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि वो एलिएना से ही शादी करेगा। वो उसे ये भी बताता है कि शादी के बाद वो जंगल में ही एक शेफर्ड बन के, एक चरवाहा बनकर रहेगा, और उसका जो स्टेट है वो उसे ऑरलैंडो को दे देगा, और अपना घर भी, अपना राज्य, अपना घर, सब कुछ ऑरलैंडो के नाम कर देगा, और जंगल में एक शेफर्ड बनकर रहेगा। ऑरलैंडो उसे सजेस्ट करता है कि ओलिवर और एलिएना को अगले दिन ही शादी कर लेनी चाहिए, और वो उनकी शादी में ड्यूक को भी इनवाइट करेगा। वो अपने ब्रदर को एडवाइस देता है कि वो तुरंत जाकर एलिएना से कंसल्ट करे। जब ओलिवर एलिएना के पास जाता है, गैनेमीड आती है ऑरलैंडो का हेल्थ के बारे में जानने के लिए। ऑरलैंडो और गैनेमीड बात करते हैं कि किस तरह से ओलिवर और एलिएना एक दूसरे से पहले ही नजर में प्रेम करने लगे। ऑरलैंडो उसे बताता है कि उसका भाई उसका हाथ मांगने के लिए गया है, और अगर वो चाहेगी तो अगले ही दिन उनकी शादी हो जाएगी। वो भी विश करता है कि काश अगर उसकी रोजालिंड यहाँ होती तो सेम डे वो भी उससे शादी कर लेता। गैनेमीड को ये प्रपोजल अच्छा लगता है, और वो कहती है कि अगर ऑरलैंडो सचमुच रोजालिंड से प्यार करता है तो उसकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। वो कहती है कि उसके पास एक स्पेशल मैजिकल पावर है जिससे कि वो रोजालिंड को अगले दिन यहाँ पर ले आएगी। वो मैजिकल पावर उसने अपने अंकल से सीखी थी। जब गैनेमीड कहती है कि अपने अच्छे कपड़े तैयार कर लो, ड्यूक को और अपने फ्रेंड्स को अपनी वेडिंग पर बुला लो, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम रोजालिंड से शादी करना चाहते हो तो ये इच्छा कल पूरी हो जाएगी। वो यहाँ पर कल मौजूद होगी। वो जो प्रेमी था यानी ऑरलैंडो, उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी रोजालिंड जंगल में कैसे आ सकती है। अगली सुबह ओलिवर और ऑरलैंडो दोनों ही एलिएना के साथ ड्यूक के पास पहुंचते हैं। ड्यूक ये सुनकर बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि उनकी अपनी बेटी यहाँ आने वाली है, और वो ऑरलैंडो से पूछते हैं कि क्या सचमुच ये मिरेकल यानी ये करिश्मा हो सकता है। ऑरलैंडो जैसे ही आंसर देने वाला था, गैनेमीड ड्यूक के पास आती है और पूछती है कि क्या ड्यूक अपनी बेटी का हाथ ऑरलैंडो को देना चाहते हैं। तो ड्यूक एग्री हो जाते हैं। उसके बाद वो ऑरलैंडो से पूछती है कि अगर मैं रोजालिंड को यहाँ ले आऊं तो क्या तुम उससे शादी कर लोगे। तो वो भी कहता है कि हाँ, वो ऐसा ही करेगा। दोनों बहनें कॉटेज के अंदर जाती हैं और अपना वेश बदलकर अपने असली वेश में बाहर आती है। जब सभी लोग उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे थे कि मिरेकल होने वाला है, तभी रोजालिंड और सीलिया अपने रियल ड्रेसअप में अपीयर होती हैं। रोजालिंड अपने फादर का आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है। रोजालिंड अपने फादर को पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से उसे महल से निर्वासित किया गया और जंगल में उन्हें किन एडवेंचर्स का सामना करना पड़ा। ड्यूक अपनी बेटी को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और वो उन्हें दिल से आशीर्वाद देते हैं। दोनों कपल्स की जंगल में शादी होती है। ये शादी राजघराने की तरह बड़े ही धूमधाम से तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये हैप्पीएस्ट मैरिज थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शादी के बाद जब वो लोग अपने वेनिसन यानी मीट ऑफ द डियर का मीट खाने के लिए, अपना भोजन करने के लिए बैठते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। तभी एक मैसेंजर आता है और ये इन्फॉर्म करता है कि ड्यूक, जो बेनिश ड्यूक है, उनका ड्यूकडम, उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया गया है। यूसर्पर यानी ड्यूक फ्रेडरिक, जब उसे पता चलता है कि सीलिया भी रोजालिंड के साथ भाग गई है, और उसे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे वर्थिएस्ट लोग, नोबल मैन जो हैं, वो भी ड्यूक को फॉलो करते हुए जंगल में चले जा रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो निश्चय करता है कि वो इस मिजरी का अंत कर देगा। वो एक बड़ी सी सेना तैयार करता है और सोचता है कि जंगल में जाकर वो अपने भाई को मार देगा। लेकिन जब वो जंगल से आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक हर्मिट, एक साधु मिलता है, जिससे बातें करके उसका मन पूरी तरह से बदल जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो अपना पूरा जीवन एक रिलीजियस हाउस में, एक आश्रम में बिताएगा, और ड्यूक जो उसका बड़ा भाई है, उसका राज्य उसे वापस कर देगा, क्योंकि उस राज्य का असली हकदार वही है।
और अपने प्रायश्चित का, अपने पेनिटेंस यानी प्रायश्चित का वो पहला काम करता है कि वो एक मैसेंजर को अपने भाई के पास भेजता है, जो कि उसे बताता है कि उसे उसका राज्य वापस कर दिया गया है और जो भी उसके फॉलोअर्स थे उन्हें भी उनके लैंड्स और रिवेन्यूज वापस कर दिए गए हैं। ये खबर अनएक्सपेक्टेड थी, इसका स्वागत होता है। और ये खबर तब आई जब 2 शादियां हुई थी। दोनों शादियों की खुशियां और उत्सव और ज्यादा बढ़ जाता है। सीलिया अपनी बहन को अच्छे भाग्य के लिए कॉम्प्लीमेंट देती है, क्योंकि इसकी शादी के खबर के बाद ही ड्यूक को भी उसकी सारी खुशियां मिल गई थी और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। ड्यूक के पास भी अब अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने सच्चे फॉलोअर्स को इनाम दे, क्योंकि उन्होंने उसकी एडवर्सिटी में, उसकी मुसीबत में उनका साथ दिया था। वो वर्दी फॉलोअर्स भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो अपने लॉफुल ड्यूक के साथ वापस अपने किंगडम में चले जाएंगे। इस तरह से इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।